हिंदी बहुत ही कठिन विषय है। अक्सर परीक्षार्थी गलतियां करते हैं और बहुत माइनर गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें असफलता मिलती है। इसलिए आज हम बात करते हैं हिंदी में छंद की। छंद क्या है? छंद का मतलब होता है खुश करना। छंद धातु से बना हुआ है। किसी को आह्लादित करना। ये किसी मात्रा या वर्ण के विन्यास से उत्पन्न होता है। इसकी सीधी सीधी एक परिभाषा है। जैसे इसकी अगर परिभाषा सुने तो यह है, वर्णों या मात्रा, उनकी नियमित संख्या का जो विन्यास होता है, यानी कोई वर्ण या संख्या है, उससे कोई आहान पैदा हो तो उससे छंद कहते हैं। यानी उनकी गति से वर्ण और मात्राओं की, वर्ण एवं मात्राओं के वर्ण को पिंगल भी कहते हैं। यह माना जाता है कि ये पिंगल ऋषि, जो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे, पिंगल ऋषि, वो उन्होंने इसको इजाद किया था। क्योंकि छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जैसे गद्य का नियामक व्याकरण है, यानी गद्य की जितनी भी प्रणाली है वो व्याकरण चलती है, ऐसे छंद का नियामक छंद होता है। छंद के 7 अंग हैं। नंबर 1 चरण, वर्ण एवं मात्रा। नंबर 3 है संख्या, क्रम। नंबर 4 है गण। नंबर 5 है गति, यति, ऑब्लिक, विराम। और नंबर 7वां है तुक। ये छंद के 7 अंग हो गए। इसको पद भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? नंबर 1, इससे पढ़ते हैं। तो ये छंद के 4 भाग होते हैं। चारों भाग के प्रत्येक को चरण कहते हैं। यानी किसी भी छंद के चौथे भाग को, चतुर्थांश को ही चरण कहते हैं। क्योंकि छंद 4 भागों में बटा होता है और 2 लाइनों में मुख्य रूप से लिखा जाता है। जैसे एक लाइन, ये छंद लिखने का तरीका है। और 4 चरण होंगे, लेकिन लिखे 2 पंक्तियों में जाते हैं। कुछ छंद ज्यादा, जैसे दोहा और सोटा, तो लिखे जाएंगे 2 पंक्तियों में। दोहा और सोठा चरण 4 होंगे, लिखे 2 पंक्तियों में जाएंगे। पंक्तियां इस तरह होंगी। इस एक पंक्ति को हम दल कहते हैं। यानी एक पंक्ति एक दल, दूसरी पंक्ति दूसरा दल, यानी 2 दलों में छंद लिखा जाता है। अगर वो दोहा और सोटा के रूप में लिखा जाएगा। कुछ छंद जो है 6 दलों में लिखे जाते हैं, 6 पंक्तियों में लिखी जाती हैं। ये 2 छंदों के योग से बनते हैं। ये उदाहरण के लिए कुंडलियां जो लिखी जाती हैं, यानी दोहा और रोला, ये दोनों जुड़ते हैं। दोहा और रोला जुड़कर और एक बनता है रोला प्लस उल्लाला। ये होता है छप्य। जब ये पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये 6 पंक्तियों में
लिखे जाते हैं, 6 6 दलों में लिखे जाते हैं। पंक्ति या दल एक ही चीज हो गई। इस पूरे को दल बोलेंगे और इसे चरण बोलेंगे। इसमें 1 2 3 4 4 चरण हो गए ना। इसमें समचरण और विषम चरण भी होते हैं। दूसरा चौथा समचरण हो जाएगा और पहला और तीसरा इसमें विषम चरण हो जाएगा। ये विषम चरण हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। यानी पहला दूसरा ये तो हो गई एक दल मिलके, और पहला और तीसरा हो जाएगा विषम चरण, दूसरा चौथा हो जाएगा समचरण। अब बात करते हैं वर्ण एवं मात्रा की। जो एक स्वर वाली ध्वनि होगी वो वर्ण कहलाता है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि स्वर पहले पढ़े हैं, वो ह्रस्व और दीर्घ हो जाएंगे। एक मात्रा यानी जैसे स्वर नहीं हो किसी में, जैसे राजन है, हलंत है उसमें, राजन अगर हम लिखते हैं तो इसमें हलंत आ गया, तो इसको न वर्ण माना जाएगा न मात्रा माना जाएगा। इसे जोड़ा नहीं जाएगा, केवल ये जुड़ेंगे। इसमें 2 है, इसमें 1 है मात्रा, और वर्ण है इसमें 2, मात्रा है इसमें 3। जो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। और दीर्घ, जैसे अ, आ, ए, उ, ऋषि, और क, कु और क्र। दूसरे हो गए दीर्घ, आ, ई, उ, ए, ओ, टू, को, के, ये सारे आ जाएंगे दीर्घ में। यानी जब ये यहां लिखे जाएंगे छंद के रूप में तो इनकी मात्राएं जुड़ेंगी। वो दीर्घ जब हो जाएंगे तो मात्राओं में वो जुड़ेंगे। स्वर के हिसाब से ही मात्राओं की वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे हम उच्चारण करेंगे किसी वर्ड का, शब्द का, उसी हिसाब से उसकी मात्राएं बनेंगी। अगर दीर्घ है तो मात्रा 2 हो जाएंगी। क्योंकि जो ह्रस्व वर्ण होगा उसका स्वर बहुत धीमा होगा, यानी उसमें एक ही मात्रा होती है अ, ओ। और अगर दीर्घ में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि दीर्घ स्वर में मात्रा बड़ी आती है, तो उसकी मात्राओं गिनने में 2 मात्रा लिखी जाती है। तो जहां 1 मात्रा लिखी जाएगी वहां ये साइन आएगा, और जहां 2 मात्रा लिखी जाएंगी वहां इस तरह का साइन आएगा, इस तरह का साइन आएगा। तो उदाहरण के लिए एक बार हम गणना कर लेते हैं कि कैसे इसे मात्राओं को और वर्ण को हम समझेंगे। सिद्धांत वही लगेगा, अ, ए, उ, ऋषि, क, कु, क्र। और दीर्घ के लिए, इनकी गिनती के लिए, यानी वर्ण जो होगा वो स्वसर अक्षर होगा। इसका एक स्थूल भेद भी है कि वर्ण होगा वो स्वसर अक्षर होगा, और दीर्घ स्वर जो होगा यानी मात्रा जो होगी वह स्वर ही होगा। केवल जो स्वर होगा वही मात्रा होगी या दीर्घ होगा, और वर्ण होगा जो स्वसर अक्षर होगा, वर्ण होगा स्वसर वर्ण, जिसमें स्वर की भी ध्वनि आती है, वो में अ की ध्वनि आती है, त में अ की ध्वनि आती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, दिवस का, जैसे का, समीप, वथा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ण है। अब मात्रा जोड़ते हैं, 1 1 1, 2 मात्रा, 1 1, 2 मात्रा, 1 1, 2 मात्रा, 1 और 2 मात्रा, मात्रा का साइन 2 मात्रा। अब मात्रा जोड़ लेते हैं। वर्ण हो गए ये 12, क्योंकि 12 लिखे हैं, 1 2 3
तीन दो 5 6 7 7 दो 9 10 11 11 13 14 तो 16। ये हो गए 12 वर्ण और 16 मात्राएं। वर्ण की गणना हम वर्णों को लगे, यानी इसका ये लिखा था कि दिवस का अवसान समीप था, तो दे ए, तो ह्रस्व स्वर में अ ए उ को, तो ये दिव्य एक मात्रा लगेगी, एक का साइन यही है। वह में अ की ध्वनि आ रही है, ह्रस्व स्वर, क्योंकि कहा है कि सस्वर जो वर्ण हो, स्वस्वर जो होगा वो वर्ण होगा और ह्रस्व स्वर होगा, और जो खुद स्वर होगा वो दीर्घ होगा और वो मात्रा में गणना की जाएगी। तो का में स्वर है तो आ है तो 2 की गणना होगी, अ अकेला है 1 की गणना होगी, व सस्वर वर्ण है 1 की गणना होगी, सा में आ है तो 2 की गणना होगी, न अ की ध्वनि कर रहा है 1 की होगी, स अ की ध्वनि है, मी ई की ध्वनि है, दीर्घ स्वर है 2 की गणना होगी, प अ की ध्वनि है, ह्रस्व स्वर है 1 की गणना होगी, था आ की ध्वनि है, दीर्घ स्वर है 2 की गणना होगी। तो वर्ण यहां से जुड़ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ण, और स्वर वो जुड़ जाएंगे मात्राएं 1 2 3 3 2 5 6 7 7 2 9 10 11 11 13 14 14 2 16। इनमें छंद शास्त्री ये मानते हैं लघु और गुरु वर्ण भी होते हैं। ह्रस्व और ह्रस्व वाले को लघु कहते हैं, इसीलिए इसकी एक पाई होती है, और इसे कहते हैं गुरु। गुरु हो जाएगा का, यानी जो छंद शास्त्री वो मानते हैं कि जो ह्रस्व स्वर वाले होंगे वो लघु होते हैं, और दीर्घ स्वर वाले होंगे, वो मात्रा वाले होंगे, वो गुरु होंगे। उसका एस टाइप होता है, उसका जो मात होता है एस टाइप होता है, वो इस तरह लिखा जाता है, तो उसकी गणना 2 में गिनी जाएगी, यानी वो 2 मात्राएं हैं। क्योंकि लघु वही माना जाएगा अ उ ऋषि क्र, और जो हलंत होगा, हलंत जो होगा वो किसी में भी शामिल नहीं किया जाएगा, वो किसी भी वर्ण में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी अगर इसे गिना जाएगा तो 2 ही वर्ण गिने जाएंगे और 3 मात्राएं गिनी जाएंगी। अब आते हैं हम तीसरे अंग पे, संख्या और क्रम पे, क्योंकि इसे लिखने का एक संख्या क्रम होती है। जो वर्णों की मात्राओं की, यानी जो लघु और गुरु का स्थान होता है वो तो होता है क्रम, इनका एक सही निर्धारण होता है, एक सटीक व्यवस्थित निर्धारण होता है गुरु का, उसे क्रम कहते हैं, और संख्या होती है वर्णों की व्यवस्थित संख्या को संख्या कहते हैं। क्योंकि जो वर्णिक छंद होता है उसमें उसमें संख्या क्रम लघु और गुरु का एकदम समान होगा, लेकिन मात्रिक छंद जो होगा, जो मात्रिक छंद है वो उसके बिल्कुल विपरीत है, उसमें संख्या तो वर्णिक समान होगी लेकिन लघु और गुरु का क्रम भिन्न भिन्न हो जाएगा। जब इन्हें आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, यानी वर्णिक छंद में संख्या और क्रम समान होंगे, उसमें संख्या तो समान होगी लेकिन लघु गुरु का जो क्रम है, यानी एक मात्रा 2 मात्रा का क्रम है, वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। अगला है अंग इसका गण। ये केवल वर्णिक छंदों के मामले में लागू होता है, यानी इन्हीं छंदों के मामले में लागू होगा, यानी किसी चीज का समूह, गण का मतलब होता है समूह, किसी चीज को इकट्ठा करना। इसमें 3 वर्ण होते हैं, इसकी एक गणना करने का तरीका होता है, इसका एक, यानी लघु और गुरु के नियत क्रम से 3 वर्ण का जो समूह बनेगा उसे गण कहते हैं, यानी ये जो मात्राओं का है विन्यास, इनका जो क्रम होगा वही गण कहलाता है। इसमें 3 मात्राओं का गण समूह होगा, इनकी संख्या गण की 8 है, य म यगण मगण रगण रौत रगण और सगण।
इसमें यह 1 2 3 4 5 6 इसका एक फॉर्मूला है। य मा ता रा जा भा न स, एक लगड़ होता है। ये इसको लिखने का तरीका होता है। जब ये वर्णिक छंद को पढ़ेंगे तब इस फॉर्मूले को पूरा समझेंगे। यानी अगर जो बोधक वर्ण होते हैं उनसे आगे के तो गण को अपने आप निकाल सकते हैं। अगर हम उनके आगे दो वर्णों को ले लें बोधक वर्ण से, तो जैसे ये है 3 का सम होगा य म तो, बोधक हो गए। ये एक तो होगा लघु, ठीक है, और ये दो हो जाएंगे गुरु। तो ये तीनों का समूह हो गया ना। इसकी परिभाषा आती है कि 3 समूह जो होंगे व्यवस्थित, लघु और गुरु का एकदम व्यवस्थित रूप गण कहलाएगा। तो ये यही क्रम इसमें पूरे में चलेगा, यानी 1 लघु 2 गुरु। इसके बाद पढ़ते हैं हम 5वें अंक को, गति को। गति, गति क्या है? लिखने की कला है, गति है। क्योंकि जो छंद की लय या प्रवाह है उसे पढ़ने को, जो प्रवाह हमारा होता है उसे गति कहते हैं। गति होती क्या है, कैसे? छंद जब लिखा जाएगा तो उसको जो पढ़ने का प्रवाह होगा हमारा, क्योंकि इसकी वर्णिक छंदों में गति की ज्यादा महत्व नहीं रहता है, लेकिन मात्रक जो छंद है उनमें गति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो बीच में रुकता है जहां, उसे गति कहते हैं। जब जहां रुक जाएगा फिर स्टार्ट करेगा, क्योंकि वर्णिक छंद जो होते हैं ना उसमें लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, तो इसमें लय सही रहती है। लेकिन मात्रक जो छंद होंगे उसमें इनका स्थान नियत नहीं रहता लघु गुरु का, केवल संख्या वर्णों की निश्चित होती है। तो इसीलिए जो रुकने का स्थान होता है गति कहते हैं उसे। जो पढ़ने का प्रभाव हो जाता है वो गति कहते हैं। क्योंकि अगर मात्रक छंदों को ज्यादा समझना है तो आपको गति को बहुत ज्यादा समझना होगा। गति का ज्ञान बहुत आवश्यक है जब आप मात्रक छंद को पढ़ेंगे। इसका अगला भाग है छंद का 7 भागों में 6वां, यति पब्लिक ब्राह्म। यानी ये गति तो एक लय में होती है, लेकिन यति और ब्राह्म क्या होता है? जैसे ब्राह्म तो यहां हो जाता है, और जहां हम जैसे लगातार लंबी लाइन को पढ़ते हैं और हमें बीच में सांस जहां लेनी पड़ती है उसे यति या ब्राह्म कह सकते हैं। जहां हम छंद को लगातार पढ़ रहे हैं और हम श्वास लेते हैं। छोटे छंद जो होते हैं उसमें चरण के अंत में आ जाती है। चरण बता ही दिया था, चरण ये होता है, यानी अगर छोटा छंद है तो अंत में कर देंगे, और बड़ा है तो बीच में भी आदमी रुक जाता है, क्योंकि बड़े छंद में सांस ज्यादा लेनी पड़ती है। तो उसी को यति या ब्राह्म हम कह सकते हैं। और इसका अंतिम भाग है तुक। तुक क्या होती है? यानी छंद के जो चरणांत की अक्षर मैत्री होती है, जो जो यानी छंद के चरणांत में जो स्वर व्यंजन की समान स्वर व्यंजन स्थापना होगी वो तुक कहलाती है। यानी दोनों चीजों में तुक बैठना चाहिए। जैसे जिस छंद के अंत में तुक न बैठे तो उसे अतुकांत छंद कहते हैं, और जिसकी तुक बैठ जाए ऊपर से समान, यानी तुक बैठ रही ऊपर से, ये लाइन और ये लाइन मैच खा रही हो तो उसे तुकांत छंद कह देंगे। यानी दोनों दल मैच खा रहे हो, दोनों दलों का तुक मैच खा रहा हो तो उसे तुकांत छंद कह देंगे। जिनका मैच नहीं खाएगा या मिलाप नहीं करेगा, मिलान नहीं करेगा, उसे अतुकांत छंद कह देंगे। छंद के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। नंबर 1 है वर्णिक छंद, नंबर 2 है मात्रिक, और नंबर 3 है मुक्त छंद।
ये तीन सम बटा सम, अर्धसम, विषम। इसे बहुत आसानी से समझेंगे। जो इसमें साधारण होगा वो 26 वर्ण तक का होगा, और दंडक होगा वो अधिक का हो सकता है। इसमें जो साधारण होगा वो 32 तक होगा, और दंडक होगा वो इसमें दंडक होगा 32 से अधिक होगा। मुक्त छंद में ऐसा कुछ नहीं है। यानी वर्णिक छंद की पहले ही बता दी थी कि जिस छंद के छंद में वर्णों की संख्या समान हो, संख्या क्रम इसीलिए तो बताया था, क्रम सही हो लघु गुरु का और संख्या समान हो वर्णिक छंद कहलाता है। ये सम, अर्धसम और विषम, ये इसकी तीन अवस्थाएं हैं। तीन इनके भी भेद हैं, यानी तीन भेद तो इनके हो गए, इनके भी तीन भाग हैं। इसके लिए जैसे दोहा और सोटा, और जो मात्रिक छंद है इसमें मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु का क्रम जो है वो अव्यवस्थित रहता है। और अगला है मुक्त छंद। यानी जिस विषम छंद है वर्णिक या मात्रिक, यानी मात्रिक और वर्णिक छंद में एक व्यवस्था है कि 26 मात्रा होंगी तो वो कहलाएगा सम, उन्हें तो दंडक कहलाएगा। इसमें 32 से 32 होंगे तो सम, अधिक होंगे दंडक। इसमें इनसे न तो सम होगा न इस तरह की कोई कंडीशन अप्लाई होगी। इसमें ना तो ताल के आधार पर पंक्तियों में जो गति पैदा की जाती है, यानी कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है कि 32 ही होंगी मात्रा, 26 ही होंगी इनकी तरह। यानी इसमें ना तो ताल के आधार पर गति दी जाए, इनसे बिल्कुल विपरीत। मुक्त छंद में दोनों छंदों से विपरीत, अगर ना तो ताल के आधार पर गति दी जाए और छंद पूरा कर दिया जाए तो वो मुक्त छंद कहलाएगा। तीनों छंद आपके क्लियर हो चुके हैं। यानी मात्रिक छंद में जैसे आप समझे तो चौपाई और दोहा होते हैं इसमें। जैसे एक ले लेते हैं, जैसे एक दोहा है, बंदहु गुरुपद पद्म परागा। इसकी मात्रा गिनेंगे, इसको लिखकर इसकी मात्रा गिनेंगे। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, तो सरस अनुरागा, तो इसकी मात्रा पढ़ेंगे तो 32 हो जाए।